आपने क्या किया, आपने ही इन्वेंट्री की वेयर हाउस पे रख करके लाइफ कम कर दी। तीन एक अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास में कि पुट अवे के टाइम पे आप वो यूज कर लो। ओके, रियल लाइफ सिनेरियो लेते हैं जिससे कि आपको एज अ व्यूअर ज़्यादा विजुअलाइज हो पाए, ज़्यादा समझने में आसानी हो पाए चीज़ों के बारे में कि यहाँ पे चल क्या रहा है। सो दिस इज द सीरीज ऑफ वेयर हाउस फंडामेंटल। आज का टॉपिक है पुट अवे प्रोसेस, जो कि राइट आफ्टर रिसीविंग प्रोसेस आता है। एक बहुत छोटा सा ब्रीफ देता हूँ इस पूरे वीडियो के बारे में और इस पूरी सीरीज के बारे में। हम सीख रहे हैं वेयर हाउस के फंडामेंटल्स फ्रॉम वेरी बेसिक्स। अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है और आप सीरीज में देखना चाहते हैं तो आप लिंक पे क्लिक करिएगा, पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी हम जहाँ पे हमने वेयर हाउस के सारे फंडामेंटल्स के बारे में बात कर रखी है। अभी हम वेयर हाउस के ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो था रिसीविंग प्रोसेस के बारे में, जो कि सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी वेयर हाउस में प्रोडक्ट को रिसीव करने का। आज हम बात करेंगे सेकंड प्रोसेस, सेकंड ऑपरेशन की, जो कि है पुट अवे प्रोसेस। सो पुट अवे प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट फॉर efficiently organizing and storing goods in the warehouse and for ensuring that the correct goods are available when needed for orders or other purposes. So यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि objective of put away is to maintain the fulfillment of the order. Okay, कोई भी ऑर्डर जब लगता है वेयर हाउस पे, जब आता है वेयर हाउस पे, उस ऑर्डर में जो भी स्टॉक है वो अवेलेबल होना चाहिए, रेडी टू शिप होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका अवेलेबल ही नहीं रहेगा स्टॉक तो फिर आपकी जो सेल है या आपकी जो ऑर्डरिंग है उसकी फुलफिलमेंट स्लो हो जाएगी। अब यहाँ पे हम उन प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं जो ऑलरेडी आपके कार्ट में या आपके स्टोरेज एरिया में रखे जा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स की जिनकी जस्ट रिसीविंग हुई है और आपने अभी तक उनको कार्ट पे आपने शेल्फ में नहीं रखा है, इन्वेंट्री रेडी टू शिप के लिए अवेलेबल नहीं हुई है। उन प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ध्यान से इसका जवाब देना। एंड इट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू आइडेंटिफाई एनी इश्यूज और डिस्क्रिपेंसीज दैट मे हैव अकर्ड ड्यूरिंग द रिसीविंग प्रोसेस। ध्यान रखने वाली बात ये भी है, जो कि हमने चैप्टर में बात करी थी पिछले वाले, कि भले ही रिसीविंग के टाइम पे आप सारी इंस्पेक्शन की प्रोसेस करते हैं, बट वहां पे रश इतना ज्यादा होता है, स्पीड में काम करना होता है, क्योंकि वेयर हाउस पे आपका ट्रक अनलोडिंग के लिए खड़ा है, ड्राइवर है, टाइम लग रहा है, आपको टाइमली वो ट्रक डिस्पैच करना है। तो 100% इंस्पेक्शन करना पॉसिबल नहीं होगा। आप रैंडम इंस्पेक्शन करते हो, आप बेस्ट ऑफ 10 निकालते हो, बेस्ट ऑफ 20 निकालते हो और उसको जाने देते हो। ओके, बट एक्चुअल जो इंस्पेक्शन का कंप्लीट प्रोसेस है वो पुट अवे के टाइम पे होता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास में कि पुट अवे के टाइम पे आप वो यूज कर लो। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप दिखा रहा हूँ आपको, आप देखोगे फॉकलिफ्ट से उठा करके प्रोडक्ट को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है। कई बार ये सिस्टम से ऑटोमेटिक रोबोट्स के थ्रू हो सकता है, कई बार ह्यूमनली पॉसिबल होता है। कुछ हाइपोथेटिकल प्रोडक्ट लेते हैं, कुछ हाइपोथेटिकल रियल लाइफ सिनेरियो लेते हैं जिससे कि आपको एज अ व्यूअर ज़्यादा विजुअलाइज हो पाए, ज़्यादा समझने में आसानी हो पाए चीज़ों के बारे में कि यहाँ पे चल क्या रहा है। सो वेरी बिगिनिंग ऑफ द स्टेप इज अनलोडिंग द प्रोडक्ट। ट्रक आया वेयर हाउस पे, ठीक है, प्रोडक्ट अनलोड हुए पैलेट पे, प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग हुई, इंस्पेक्शन हुई, जो भी प्रोसेस था उसके हिसाब से, और जो भी प्रोडक्ट्स अप्रूव हुए थे वो पैलेट पे रख दिए गए। नाउ द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग हैपेंस। द वर्कर्स सॉर्ट द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द वेरियस फैक्टर्स सच एज साइज, वेट एंड स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। सो हियर on the second part, the put away process has started. Okay, unloading the product was the first step of receiving, where we received the material and stacked it on the pallet. Now from very beginning of the sorting of the product, the put away process has started. Here we are just differentiating the products depending on their size, weight and the storage requirements. Example के लिए बात करते हैं, separate the product into smaller groups. थर्ड पार्ट आएगा असाइनिंग अ स्टोरेज लोकेशन। अब स्टोरेज लोकेशन असाइन करने से क्या मतलब है, वर्कर असाइन से स्टोरेज लोकेशन फॉर द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द सॉर्टिंग क्राइटेरिया। दिस में इन्वॉल्व यूजिंग अ वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम टू आइडेंटिफाई एन अवेलेबल लोकेशन इन द वेयर हाउस, और इट में इन्वॉल्व मैनुअली सेलेक्टिंग अ लोकेशन बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स नीड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई प्रोडक्ट आता है ना तो उसकी शॉर्टिंग हो रही है। ओके, वो शॉर्टिंग होती है बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। मे बी वेयर हाउस में प्रोडक्ट को उसके साइज के हिसाब से रखा जाए या फिर उसके कैटेगरी के हिसाब से रखा जाए, डिवीजन, सेक्शन, डिपार्टमेंट के हिसाब से रखा जाए। इट कैन वेरी मच हैपन। ओके, शॉर्टिंग के हिसाब से ही वेयर हाउस के स्टोरेज एरिया में जो स्टोरेज रैक्स हैं या बिन्स हैं उनको एलोकेट किया जाता है। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग? इसलिए ताकि हमेशा हर एक कैटेगरी के प्रोडक्ट को अप्रोप्रिएट लोकेशन, अप्रोप्रिएट स्टोरेज एरिया अवेलेबल रहे स्टोर करने के लिए। ये डिसाइड कैसे होता है? ये डिसाइड होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल की परफॉर्मेंस के ऊपर। जिस प्रोडक्ट की सेल परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी, उस प्रोडक्ट को स्टोरेज एरिया में ज्यादा स्पेस दिया जाएगा। दिस इज द वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल रूल। ओके, क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट की
जो रिक्वायरमेंट है ज़्यादा आएगी, उस प्रोडक्ट का जो स्टोरेज है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होगा। जिस प्रोडक्ट की जो भी सेल है वो कम है ऑन अ लॉन्ग टर्म, उसके लिए बिन्स भी कम एलोकेट होंगे। Okay, this is a very basic fundamental of assigning the space to the particular warehouse. Okay, ये एक आउट ऑफ द टॉपिक था पुट अवे के अलावा, बट मैंने आपको बता दिया कि वेयर हाउसिंग में ये काम आता है। मूविंग टू दी स्टोरेज लोकेशन। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जब आपने उस प्रोडक्ट को एलोकेट किया था वो इस एरिया उसी टाइम पे वो मूव हो जाए। डिसाइड होगा, पूरे पाथ बनेंगे विद इन द वेयर हाउस, उस स्टोरेज एरिया के पास क्या कोई दूसरे ग्रुप का मटेरियल है, और उसके हिसाब से उसको फोकलिफ्ट से उठा करके ले जाया जाएगा। आंसर आप कैसे दोगे? द वर्कर यूजेस अ फोकलिफ्ट और अदर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट टू मूव द प्रोडक्ट टू द डेजिग्नेटेड स्टोरेज लोकेशन। दिस में यूज अ बारकोड स्कैनर टू रिकॉर्ड द लोकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, बारकोड स्कैनर का क्या काम आता है? जिस बिन में या जिस शेल्फ में आप रखने जा रहे हो उस शेल्फ को एक बारकोड असाइन होता है जिससे उसकी लोकेशन पता चलती है। आप प्रोडक्ट लेके जाओगे एज अ वर्कर, उस प्रोडक्ट को वहां पे रखोगे, प्रोडक्ट को बारकोड के स्कैन करके उस बिन पे जो बारकोड अटैच्ड है उसको आप स्कैन करोगे, जिससे मैपिंग हो जाती है उस प्रोडक्ट की उस बिन के साथ। सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी ऑर्डर आएगा उसकी प्रोसेसिंग करनी होगी, पिकिंग करनी होगी, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, तो फिर उस समय आपके लिए आसान होता है आइडेंटिफाई करना एग्जैक्ट लोकेशन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। स्टोरिंग द प्रोडक्ट, हियर कम्स द स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट। आप लेके गए, द वर्कर स्टोर्स द प्रोडक्ट इन द डेजिग्नेटेड स्टोरेज लोकेशन व्हिच मे इन्वॉल्व प्लेसिंग इट ऑन अ पैलेट रैक, शेल्फ और अ बिन, जैसे कि हम बात कर रहे थे। ये कोई भी हो सकता है, पैलेट हो सकती है, शेल्फ हो सकती है या फिर बिन हो सकती है। दिस में आल्सो यूज स्पेशलाइज्ड स्टोरेज इक्विपमेंट सच एज बिन्स और कंटेनर्स टू कीप द प्रोडक्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड। लास्ट स्टेप इज अपडेटिंग द WMS। यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे, बिन के साथ में प्रोडक्ट की मैपिंग होगी या बारकोड के साथ में प्रोडक्ट के बारकोड को स्कैन करके उसकी मैपिंग होगी, ये एक्टिविटी करनी है सो दैट आपका जो WMS सिस्टम है वो आइडेंटिफाई कर सके कि आपका प्रोडक्ट का पुट अवे हो चुका है। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। हम टाइप ऑफ पुट अवे की बात करने वाले हैं और लास्ट में आपको बहुत अच्छे इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स दूंगा, जिससे कि आप इस पुट अवे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर पाए इंटरव्यूअर को इजीली और इंप्रेस कर पाए विद मोर डिटेल्ड आंसर्स। बने रहिएगा आखिरी तक। पुट अवे देखो कई टाइप से होते हैं। ओके, अब हर कंपनी के प्रोडक्ट अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर आप FMCG सेक्टर में जाएंगे तो वहां पे जो प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं उसकी लाइफ साइकिल के ऊपर। कुछ प्रोडक्ट्स की 6 महीने की, 4 महीने की, 1 साल की या 2 साल की लाइफ साइकिल होती है, और ये लाइफ साइकिल बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होता है उस प्रोडक्ट की मूवमेंट में। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट जब आप रिटेल इंडस्ट्री में जाएंगे तो वो ट्रेंड्स पे चलते हैं कि ट्रेंड है तो वो प्रोडक्ट बिकेगा, ट्रेंड नहीं है तो वो नहीं बिकेगा, सीजन है तो उसकी सेल ज्यादा होगी, सीजन नहीं है तो सेल नहीं होगी। ओके, कई बार जोन वाइज पुट अवे होता है, कई बार स्लॉटिंग होती है, तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक प्रोडक्ट के, जिनके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि उस प्रोडक्ट में पुट अवे कौन से टाइप का यूज होना है। मेनली 5 टाइप के पुट अवे प्रोसेस यूज होते हैं, एक एक की बात डिटेल में करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसेस की। देखो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, जो प्रोडक्ट पहले आया वो प्रोडक्ट पहले जाएगा। जो प्रोडक्ट की लाइफ जितनी ज्यादा पुरानी होगी उतना जल्दी उसको वेयर हाउस से निकालना होता है। ये अल्टीमेट गोल होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। इन दिस वे द गुड्स आर स्टोर्ड इन द ऑर्डर रिसीव्ड एंड रिट्रीव्ड इन द सेम ऑर्डर। दिस इज ऑफन यूज्ड फॉर पेरिशेबल गुड्स or goods with an expiration date as it ensures that the oldest goods are used or sold first। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? ऐसा इसलिए करते हैं, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कि अगर किसी प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट है तो हम कोशिश करेंगे जितनी ज्यादा जल्दी उसको मार्केट में शॉप पे पहुंचा पाए, उतना ज्यादा उसको सेल करने के लिए, कस्टमर के सामने विजिबल होने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपने वेयर हाउस, किसी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल 6 महीने की है, आपने वेयर हाउस पे उसको 3 महीने रख लिया, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने मिलते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वेयर हाउस से बाहर मार्केट में जाने में, विच इज अ वेरी शॉर्ट टाइम। आपने क्या किया, अपने ही इन्वेंट्री की वेयर हाउस पे रख करके लाइफ कम कर दी, 3 महीने का आप उसका प्रॉफिट लेके चले गए। इसलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज इंपॉर्टेंट। सेकंड वन इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये हम कब यूज करते हैं ये समझो। अगर आपके मल्टीपल वेयर हाउसेस हैं तो फिर उस केस में आप जब एक वेयर हाउस पे, फॉर एग्जांपल जो कि आंध्र प्रदेश में है, दूसरा वेयर हाउस जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, हो सकता है आंध्र प्रदेश में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की उस टाइम पे सेल नहीं है बट आपके पास वो अवेलेबल है, और उसी टाइम पे यूपी में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है और उस टाइम पे उसकी सेल बढ़ गई, आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो इन दिस टाइप ऑफ सिनेरियोज आप फैक्ट्री से प्रोडक्ट को नहीं भेजोगे, आप जिस वेयर हाउस पे उस प्रोडक्ट की ज्यादा अवेलेबिलिटी है वहां से उठा करके आप दूसरे वेयर हाउस पे भेजोगे जहां पे सेल ज्यादा अच्छी है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही कंपनी के दोनों वेयर हाउसेज हैं,
तो फिर जो लेटेस्ट प्रोडक्ट आए थे इस एक्स वेयर हाउस, आंध्र प्रदेश वाले वेयर हाउस पे, वो लेटेस्ट वाले प्रोडक्ट ही जाएंगे यूपी वाले वेयर हाउस पे। ऐसा करते क्यों है? ऐसा इसलिए करते हैं सो दैट जब वेयर हाउस ऑडिट हो और वेयर हाउस की परफॉर्मेंस पता लगाना हो तो हम अच्छे से उस परफॉर्मेंस को जांच पाएं कि कौन से वेयर हाउस पे कितना पुराना प्रोडक्ट रखा होता है, उस हिसाब से हम नेसेसरी एक्शन लेंगे। विद दिस मेथड द गुड्स आर स्टोर्ड इन द ऑर्डर रिसीव्ड बट रिट्रीव्ड इन रिवर्स ऑर्डर. This is often used for long shelf life items as it ensures that the newest items are used or sold first. Okay, next हम बात करते हैं expired first out. यहाँ पे अगेन सेम चीज है, जहां पर प्रोडक्ट में लाइफ साइकिल होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी आप मान लो रिसीविंग का टाइम पे आपने 15 गाड़ियां रिसीव करी अलग अलग, ठीक है, सब में अलग अलग प्रोडक्ट्स है, अलग अलग टाइप के। आपकी कंपनी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को भी बनाती है, आपकी कंपनी रिटेल में भी है, आपकी कंपनी नॉन एक्सपायरी डेट प्रोडक्ट भी रखती है और एक्सपायरी डेट की प्रोडक्ट्स भी रखती है। 10 गाड़ियां लोड हुई पुटअवे के लिए, आपका जो पैलेट एरिया है वहां पर 10 गाड़ियों का स्टॉक अलग अलग रखा है। शॉर्टिंग जब आप कर रहे थे, अब इस समय आप प्रायोरिटी किसको दोगे? यस, आप प्रायोरिटी दोगे एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट्स को और उनको आप स्टोर उसी हिसाब से करोगे। ओके, so this method is similar to FIFO but it involves sorting goods based on their expiration date rather than the order in which they were received. Okay, this is often used for perishable goods to ensure that they are used or sold before they expire. जो हमारा ऑप्शन है वो है जोन पुटअवे। अब इसकी डिटेल समझो। दिस मेथड इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द वेयर हाउस इनटू डिफरेंट जोन्स एंड असाइनिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ग्रुप्स टू ईच जोन। यहाँ पे मैं आपको कुछ 8-9 साल पुराना एग्जांपल देता हूँ अपने कैरियर का। जब मैं वेयर हाउस पे वेयर हाउस लेआउट्स डिजाइन करता था अपने वेयर हाउस के लिए, तो मैं यही सेम चीज अपनाता था। सबसे ज्यादा मैं प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के कैरेक्टर्स के हिसाब से जोन्स बना करके स्टोर करता था। अब मैं था उस टाइम पे एक एफएमसीजी चॉकलेट कंपनी में, जहाँ पे डिफरेंट टाइप की चॉकलेट्स आती थी, प्योर चॉकलेट, वेफर्स, ओके, चोकोपाई, इस टाइप के प्रोडक्ट्स आते थे और टॉफी प्रोडक्ट्स। तो मैंने क्या किया था कि अपने वेयर हाउस को इन 4 सेगमेंट्स में सबसे पहले जोन वाइज डिवाइड कर दिया था और हर एक सेगमेंट को उसकी सेल परफॉर्मेंस के हिसाब से स्पेसिफिक एरिया डिवाइड कर दिया दे दिया था। इससे मेरे लिए आसान क्या था? मेरे लिए आसान ये था, जब ऑर्डरिंग होती थी मेरे लेबर्स को मैनेज करना इजी था, मेरे डिस्पैचेस ज़्यादा इफिशिएंटली हो पाते थे और जब मुझे मंथली ऑडिट करना होता था, स्टॉक काउंट करना होता था, तो भी मेरे लिए आसान होता था क्योंकि मैं कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट्स की ऑडिटिंग कर सकता था इजीली। अगर ये जो डिटेल में टर्म्स में यूज कर रहा हूँ इनके बारे में जानना है तो कमेंट करिएगा, मैं पूरा डिटेल में बनाऊंगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इस तरह के अपडेट मिलते रहें। Coming back to the zone put away, this particular process allows for more efficient order picking and put away, which I just explained to you all guys, as goods are stored closer to the area where they are most likely to be needed. Next, very important is slotting. Slots में divide करते हैं प्रोडक्ट को और फिर उनको हम स्टोर करते हैं. This method involves assigning specific locations in the warehouse to specific products or product groups. This allows for more efficient order picking and put away as goods are always stored in the same location. Zone put away से different क्यों है? Zone में हमने क्या किया था, एक बड़ी कैटेगरी को लिया था, उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को एक साथ रखा था, उसमें अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आ सकते हैं. स्लॉटिंग में हमने क्या किया, हमने उस जोन के अंदर पर्टिकुलर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ग्रुप्स के ही स्लॉट बना दिए. यानी कि अब हमें पता है ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है इसको ये जगह असाइन है, हमेशा यही मिलेगा आपको. इससे क्या होता है, लेबर्स को मेमोराइज होता है, प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है और पिकिंग उसकी करना ज्यादा इजी हो जाता है. क्योंकि 4-5 टाइप के पुट अवे प्रोसेसेस थे, कौन सा हमें यूज करना चाहिए, कौन सा हमें नहीं यूज करना चाहिए, बहुत ध्यान रखने वाली बात है. टाइप ऑफ गुड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसीडर एंड द अवेलेबल स्टोरेज स्पेस एंड द नीड्स ऑफ द बिजनेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना. ओके, समराइज करते हैं यहाँ पे इस पुट अवे प्रोसेस को, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं लास्ट में आपको बहुत ही डिटेल्ड में एक स्ट्रक्चर्ड आंसर दूंगा जिससे आप अपने क्वेश्चन को आंसर कर पाए इंटरव्यू के दौरान. सो द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर पुट अवे प्रोसेस इज the put away process in a warehouse refers to the process of receiving and storing incoming goods in the appropriate location. Okay, I hope this segment is clear. The next segment is, this process typically begins when goods are received at the warehouse and are checked for accuracy against the purchase order or delivery documentation. Once the goods have been verified, they are then moved to a receiving area. Okay, the very next step is that in the next step, the put away process is to identify the most appropriate storage location for the goods. This is typically based on the factors such as the type of products, the size and the weight of the item and the expected demand.
which we just explained. Okay, once the storage location has been determined, the goods are then moved to the designated area and organized in a manner that maximizes space and makes it easy to find and retrieve the items when needed. एक बार जब स्टोरेज लोकेशन फाइनलाइज हो जाती है तो फिर गुड्स को इस तरीके से वहां पे स्टोर करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसका जो स्पेस यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमाइज हो पाए। इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं कि उसका जो रिट्रीविंग एंड रिप्लेनिश का प्रोसेस है वो भी फास्ट रहे, दोनों चीजों को ध्यान रखते हैं। दिस प्रोसेस विल इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट सच एज पैलेट, जैक्स, फोकलिफ्ट्स एंड विल ऑल्सो इंक्लूड द यूज ऑफ बारकोड स्कैनिंग। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कई तरह के इक्विपमेंट यूज होते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, कंक्लूड कर लेते हैं। ओवरऑल द पुट अवे प्रोसेस इज अ क्रिटिकल component of warehouse operations as it ensures that goods are received, stored and organized effectively and efficiently. By streamlining the put away process, warehouse can ensure that goods are readily available when needed, reducing the risk of stockouts and improving the customer services. This was all about the put away. Next हम बात करेंगे ऑर्डर पिकिंग के बारे में, जो कि अगेन बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है। अभी तक जो दो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, वन वाज द रिसीविंग, द सेकंड वाज द पुट अवे। ये दोनों पार्ट थे इनबाउंड प्रोसेस के अंदर में। अब हम बात करेंगे जो भी चीजें, वो बातें होंगी आउटबाउंड प्रोसेस के बारे में। चैप्टर 2 में आपने सीखा होगा वेयर हाउस के स्ट्रक्चर कैसे होता है, लेआउट कैसे होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था। वो वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा। अगला वीडियो ऑर्डर पिकिंग पे बहुत जल्दी आएगा, जिसका मैं एंड स्क्रीन पर नोटिफिकेशन डाल दूंगा, तो आप उसको भी देखिएगा। बाकी अगर आपको ग्लोबल न्यूज जाननी है सप्लाई चेन से रिलेटेड या सप्लाई चेन से कोई और भी टॉपिक चाहिए, तो डेफिनेटली आप हमारे इस चैनल पे कमेंट ड्रॉप करिएगा और हम इसका एक डिटेल वीडियो आपके डिमांड पे बना दिया करेंगे। टिल देन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।